नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी अंबेडकर बहाना दलित निशाना। जी हाँ, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और इस दिन बीजेपी बड़ा कार्यक्रम महू में करने जा रही है। लेकिन उसके पहले वो दलित बस्तियों में जाकर अंबेडकर को दिए सम्मान पर चर्चा करेगी और कांग्रेस ने कब कब बाबा साहब का अपमान किया ये भी बताएगी। इधर बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दलितों पर बीजेपी के शासनकाल में अत्याचार हो रहा है। ऐसे में अंबेडकर जयंती पर यह कार्यक्रम सिर्फ दिखावा है। अब इन आरोपों के बीच सवाल यह है कि फिर अंबेडकर के बहाने दलितों को लुभाने की जो कोशिश हो रही है, तो क्या अंबेडकर के जरिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को टारगेट कर रहे हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी का प्लान। बाबा साहब पर फिर छिड़ेगा सियासी घमासान। एक बार फिर प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता दिखेगा। दरअसल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, लिहाजा बीजेपी इस दिन को धूमधाम से मनाने जा रही है। अटकलें हैं कि अंबेडकर जयंती पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता महू आ सकते हैं। महू को प्रदेश की सियासत का हॉटस्पॉट माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े दिग्गज यहां कई बार रैलियां और सभाएं कर चुके हैं। वहीं बीजेपी अंबेडकर जयंती से पहले एक अभियान चलाने जा रही है। अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाएंगे और विचार गोष्ठियां आयोजित करेंगे। इसमें वे ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने कब कब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। विचारधारा पर चलते हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिस पर विश्वास रखते हुए एक जीवंत इकाई के रूप में सब तरफ आखिरी व्यक्ति तक इस परंपरा को लेके जाते हैं, तो ये जीवंत इकाई बाबा साहेब के बारे में भी विचारधारा आगे लेकर जाएगी, प्रकट करेगी। और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा और कार्यप्रणाली है वो सब इन्हीं वरिष्ठ लोगों के आधार पर जीवंत है। जनवरी में कांग्रेस ने महू से जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा निकाली थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की इसी यात्रा के जवाब में बीजेपी ये अभियान शुरू कर रही है। वही कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर तंज कसा। कांग्रेस ने अंबेडकर के सहारे बीजेपी पर कई आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी जिस संविधान को बदलना चाहती है, उसके मूल स्वरूप को प्रभावित करना चाहती है, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हर दिन जो है वो प्रहार करती है। और पूरे मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार जारी है। भाजपा का ये कुशासन हम सब पर भारी है। ऐसे समय में भाजपा जो है अंबेडकर जी के नाम का पुरस्कार दे या अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर कार्यक्रम करे, इस सबसे कुछ बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही संविधान राग अलाप रही है। वो बाबा साहब के जरिए खुद की नैया पार करने की कोशिश में है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी ने जो प्लान तय किया है उसको यूं समझिए। 13 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता बाबा साहब की प्रतिमाओं की सफाई, धुलाई और सजावट करेंगे, तो शाम को दीपोत्सव होगा। 14 अप्रैल को सभी नेता कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना का सार्वजनिक पाठ करेंगे। अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर मिठाई बांटी जाएगी। तो वहीं 15 से लेकर 25 अप्रैल तक दलित समाज के बीच विचार गोष्ठियां होंगी। इनमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और बीजेपी की ओर से दिए गए सम्मान पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार ललित उपन्नी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। हार्दिक मांग रहा है। बहुत स्वागत है ललित जी आपका अनादि टीवी में। आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही, धन्यवाद। तो एक बार फिर कह सकते हैं कि महू
घमासान, राजनीतिक घमासान का अखाड़ा बनने वाला है। ज़्यादा वक्त बीता नहीं जब अमित शाह ने लोकसभा में जो भाषण दिया था, उसके बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठे हुए थे मऊ में, संविधान की दुहाई दी, दलितों के विरोधी होने का आरोप लगाया, और अब बीजेपी उसी रास्ते पे जा रही है, लेकिन दूसरे तरीके से। खुद को दलित हितैषी बताना है, गली गली, गांव गांव, बस्ती बस्ती जाना है। तो कैसे देखा जाए इसको? क्योंकि चुनाव में भले वक्त है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं एक हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, जो दलितों के लिए सुरक्षित है। देखिए, राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे। सवाल ये उठता है टाइमिंग का कि आप किस समय कर रहे हैं। अभी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1 साल 6 महीना पीछे, जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो बीजेपी, वो जो एक कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था संविधान बदलने वाला, जी उस समय बीजेपी के अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 34% वोट मिले थे दलितों के, लेकिन 24 में वो घट के 31 हो गए, और 14 में भी उनको एकमुश्त वोट मिले थे। जब ये वोटों का घटा, तो बीजेपी एक ऐसा संगठन है, मनोज जी, मेरा मानना है कि कोई भी दल 3 मुद्दों पे चलता है: अच्छा लीडर, अच्छे मुद्दे और अच्छा संगठन। और बीजेपी इस मामले में फिलहाल समृद्ध है और दलों की तुलना में। तो जैसे ही उसको ये लगा बीजेपी को कि ये 3% का लॉस हुआ है, भले ही वो संविधान बदलने का नैरेटिव सच था झूठ था, वो एक अनुसंधान का विषय है, उसके बाद पार्टी चौकन्ना हो गई। वैसे ये कोई नई चीज नहीं है। महू में जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी जिले का एक हिस्सा है जन्मस्थल उसका। हर साल बड़े नेता आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई है, इसका मतलब है कि वो सावधान हो गई है कांग्रेस के किसी भी नैरेटिव को रोकने के लिए। क्योंकि अगर कांग्रेस इस तरह आक्रामक नहीं होती बीजेपी के खिलाफ, या बाबा साहब को का नाम को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करती, तो शायद बीजेपी जो अभी तक परंपरागत रूप से जो हर 14 अप्रैल को मऊ में आते, हर बार आते हैं, लास्ट ईयर राजनाथ सिंह जी आए थे, शिवराज सिंह जब तक सीएम रहे आए, स्मारक बीजेपी की सरकार में 91 में पटवा जी ने शुरू किया, और शिवराज जी ने उसका उद्घाटन किया 2008 में। सब कुछ करती रही है बीजेपी, सवाल सिर्फ टाइमिंग का है। और 84 सीटें देश में है पिछड़ों के लिए, और 155 सीटों पे वो प्रभावित करते हैं। मतलब हर तीसरी या चौथी सीट पे कहीं न कहीं दलित है। तो कोई भी दल होगा, उसको आप पॉलिटिक्स ले लो, राजनीतिक दल का हर कदम कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के रूप में या तो काउंट किया जाता है या होता ही। ये अंडरस्टूड। एक खंबा भी अगर किसी गली में लगता है तो माना जाता है कि इनको ये वोट के लिए कर रहे हैं। तो ये जरूर है, बीजेपी ने बहुत समय पहले, बहुत जल्दी, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, 3-4 महीने बाद, तो वैसे नवंबर में शेड्यूल बिहार के चुनाव, बिहार भी दलितों का एक गढ़ है। जो 4 बड़े प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार, ये दलितों का बहुत समृद्ध इलाका है, दलितों का सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से वोटर। तो बीजेपी चाहती है कि कहीं न कहीं वो भी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे बाबा साहब सबके पुजारी हैं, सारे दल उनको कहीं न कहीं उनके नाम को सम्मान देते रहे, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो। लक्ष्य सबके अलग अलग हो सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ टाइमिंग का कर कि वो जो लोकसभा में इन्होंने जो नुकसान उठाया है, उसपे वो समय से पहले चौकन्ना हो गए। और जिस तरह से आज से 10 साल पहले 2014 में या 19 में कहा जाता था कि बीजेपी ने गांधी जी को भी हाईजैक कर लिया है कांग्रेस के एक मुद्दे को, मेरे ख्याल से बीजेपी चाहती है कि ये भी व्यवस्था अपने हक में आ जाए, ऐसा मेरा। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर माना जाता है अल्पसंख्यक का वोटों का एक छोटा सा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा है। अब वक्त बिल आ गया, संशोधन विधेयक, उसके बाद हो सकता है कि रही सही गुंजाइश भी खत्म हो जाए, और ऐसे में 16% से ज़्यादा 2011 की जनगणना की हम बात करें, 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव है, तो उनके लिए सुरक्षित है। प्रभाव तो कई सारी सीटों पर, तो मजबूरी भी है, क्योंकि 2018 में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हुए थे SC ST, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो इसलिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। और ये जो अभियान जो चल रहा है, अम्बेडकर जी की बीजेपी को इतनी जोर शोर से याद इसलिए आ रही है कि अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं सामने। बीजेपी ने, ये बीजेपी मध्य प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, ये JP नड्डा ने बाकायदा बैठक लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम दिया, और 10 दिन का कार्यक्रम है ये। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती, 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरे देश में बीजेपी को अम्बेडकर को लेकर कार्यक्रम करने हैं वहाँ पर पूरे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये माहौल बनाना चाहती है। बिहार वो राज्य है देश का जहाँ पर जातिगत जनगणना हो चुकी है, जहाँ पर सरकार ने जनगणना करा कि ये बता दिया कि वहाँ कौन से वर्ग की किस जाति के कितने लोग हैं।
दलितों में भी या दूसरे वर्ग में भी कहें तो किस जाति के कितने लोग हैं बिहार में, ये सर्टिफाइड आंकड़ा मौजूद है सरकार की तरफ से, राज्य बिल्कुल, ये सरकार भी है की कि तरफ से। शैक्षणिक स्थिति क्या है, राजनीतिक जी। हैसियत क्या है सरकारी नौकरी में, तो वहाँ पे कितनी है। 38 सीटें हैं वहाँ पे दलितों की, तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का जोर है। कांग्रेस ने भी इसको समझा है, कांग्रेस ने देखिए अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल के दलित को बना दिया वहाँ पर पहले, राजेश कुमार को। तो वो जो लड़ाई है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी अब जिस तरीके से वक्फ एक्ट बिल जो लेकर आई है, वक्फ बोर्ड वाला बिल, उस तरीके से बीजेपी अब जैसे चल रही है, जैसे नीतीश कुमार की स्थितियां हैं, जिस तरीके से वो डामाडोल होते हुए दिखाई देते हैं मंच पर, और बिल्कुल ये उसी तरीके का है जो उड़ीसा में हमको नवीन पटनायक दिखते थे, तो देखिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ गई। तो नीतीश कुमार को भी उसी स्थिति में धकेला जा रहा है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जा रही है, एक नैरेटिव उनके खिलाफ बनता चला जा रहा है। नैरेटिव की काट के लिए जो तेजस्वी हैं तो उनके साथ कांग्रेस जुड़ी है, बीजेपी लगातार सरकार में है, सरकार ने जो काम किया है वो क्रेडिट बीजेपी साथ में लेना चाहती है, तो अपने दम पर बीजेपी बिहार में सरकार में आने की कोशिश कर रही है, इसलिए सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरे काम करती चली जा रही है। उस कड़ी में भी एक वो है, पहले बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले, मध्य प्रदेश तो बहुत पीछे है, मध्य प्रदेश में अम्बेडकर का जन्म स्थल है, तो सालाना कार्य, जैसा ललित जी बता रहे हैं, सालाना कार्यक्रम होते हैं, साल में एक बार याद किया जाता है, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं, प्रदेश सरकार होती, तो मुखिया ये भी जाते हैं। संयोग नहीं कह सकते ना कि मोदी अगर नागपुर जाते हैं संघ कार्यालय के लिए, वो भी तो वही फिर वो दीक्षा भूमि भी जाते हैं। बिल्कुल वो संदेश देना चाहते हैं मनोज जी। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश के ही संदर्भ में हम बात करें तो बीजेपी की 22 साल हो गए मध्य प्रदेश में सरकार, इसमें 15 महीने को घटा दीजिए आप जी। बीजेपी जो है आदिवासियों को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है, जब से सरकार बनी उसके पहले से आदिवासियों को जोड़ने का काम करी, उसके बावजूद आदिवासी वर्ग पूरी तरह बीजेपी के साथ नहीं आ पाया। तो इस तरीके का मामला है। अब उन फोकस यहाँ पे कर रहे हैं वो कि दलितों पर, कि दलित उनके साथ आ जाएं। मध्य प्रदेश बहुत पीछे है उनकी नज़र में, अभी उनके लिए पहले ही प्राथमिकता बिहार का चुनाव है। और जो आपने कहा तो बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों को भले वोट नहीं मिलता, ये बीजेपी भी जानती है, लेकिन वो एक संदेश देना चाहती है। आप देखिए वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे कि जो है हर चौथे पांचवें मुस्लिम परिवार को बीजेपी की किसी न किसी योजना का लाभ मिला, 70% आबादी को लाभ दिया गया है। बिल्कुल बीजेपी मोदी सरकार किसी की एक स्कीम का योजनाओं लाभ जरूर मिला जी। तो इस तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश करती है। वहां पर बार बार इस चीज को रेखांकित करने की कोशिश की गई है कि जो मुस्लिम इदारे हैं उसमें उच्च वर्ग के मुस्लिमों का कब्जा है, पसमानदा मुस्लिम नहीं है। पसमानदा मुस्लिम को और मुस्लिम वर्ग से अलग करके अपनी तरफ करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई दे रही है कि कुछ तो वोट उनकी तरफ आ जाए, वो जो वोट एक तरफा जाता है उधर ना जाए, बीजेपी को ना मिले तो इधर उधर बढ़ जाए, ये कोशिश बीजेपी की है। तो पूरे चुनावी लिहाज से ही पूरी समीकरण साधे जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी है, अम्बेडकर जी को लेकर 10 दिन का जश्न जो मनाना है बीजेपी को, तो शायद मुझे लगता है कि वही एक चुनावी लाभ इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर को नहीं तो अम्बेडकर को लेकर जब अभी चर्चा हुई थी जनवरी में, जब मामला गर्म था, बिल्कुल जब कांग्रेस की महू में रैली हुई थी, उसके पहले संसद में जो कुछ हुआ था, नहीं तो फिर वैसे शब्द भी नहीं निकलते मनोज जी जैसे शब्द निकले थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने इतना प्रतिकार किया था, पूरे देश में एक हंगामा छिड़ा था। तो अम्बेडकर एक प्रतीकात्मक हो गए हैं अब राजनीतिक दलों के लिए भी। अब अम्बेडकर को उस तरीके से नहीं चाहते लोग जैसा अम्बेडकर को चाहने की इच्छा उनके वर्ग के लोग या बाकी लोग करते थे, अब वो स्थिति नहीं है। अब केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स में अम्बेडकर कहीं ना कहीं आते हैं, इसलिए वो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। और उनको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते आप, तो जरूरी भी है मजबूरी भी है ब्रजेश जी। लेकिन जरूरी मजबूरी तो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, बिहार भले चुनाव हो, यहाँ भी है, आबादी के लिहाज से भी देख लें, सीटों के लिहाज से भी देख लें, और जरा डावाडोल होता है। जब कांग्रेस से डावाडोल हुए तो हम देख रहे हैं 20 साल हो गए कांग्रेस को, 15 महीने जो प्रभु जी ने कहा उसको छोड़ दें तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सत्ता से गए हुए, और बीजेपी से थोड़े बहुत डावाडोल हुए तो उनकी सत्ता 15 साल बाद हिल गई थी। निश्चित तौर पर मनोज जी ये ऐसा वोट बैंक है, चाहे आदिवासियों की बात कर लें, हम दलितों की बात कर लें, ये वोट बैंक जिस पाले में जाता है वो सत्ता में पहुंच जाता है। लगातार ये कांग्रेस के पाले में रहा तो हम देखते हैं लगातार कांग्रेस सत्ता में रही मध्य प्रदेश में। यदि कांग्रेस से उसका मोह भंग हुआ, वो बीजेपी के पाले में आया, तो आप देखिए बीजेपी की लगातार सत्ता में रही। लेकिन कुछ कमियां ऐसी थी कि आप देखिए 2018 में थोड़ा सा डमाडोल हुआ या थोड़ा सा अविश्वास जैसा हुआ, या कह सकते हैं कि जो उनकी योजनाएं थी या उन्होंने जो वादे किए थे उसकी वजह से वो गया उधर, तो वो 15 माह का सत्ता सुख भोग कर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन ये जो चीज़ थी, जो झटका लगा था, वो झटके से उभरने के लिए हम देख रहे हैं लगातार जतन किए जा रहे हैं। उस वर्ग को, दोनों वर्ग को साधने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़े। वैसे तो आरएसएस लगातार इस वर्ग के बीच में काम करता ही रहा है,
आप देखिए कि चाहे समरसता भोज की बात करें, चाहे उन बस्तियों में जाकर काम करने की बात करें, उन जो एक कुएं पर जो उनके साथ जो भेदभाव होता था वो दूर करने की काम करें, आरएसएस लगातार उस क्षेत्र में रहा। बीजेपी से ये वर्ग को जोड़ने का काम महत्वपूर्ण रोल निभाया वो हितग्राही योजनाओं में, जो इस वर्ग को लेकर, जो गरीब तबके को लेकर जो योजनाएं चलाई, और इसके बाद जो सरकार से लेकर बीजेपी संगठन तक उन योजनाओं के बारे में लोगों के दरवाजे तक पहुंचा, हितग्राहियों से जुड़ने का काम किया, तो ये इसका भरोसा जागा इस वर्ग का। लेकिन वो भरोसा कितना बरकरार रहता है, हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिग जाता है। तो इसलिए बीजेपी सतर्क है। एक मुद्दे के बाद ये हो गया ना, आप वोटर को एक स्कीम से एक बार लुभा सकते हो। बिल्कुल, तो आप लगातार दिल्ली में हमने देखा, ये हमने तेलंगाना में देखा, ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है। तो आप उसको लगातार उसके हित में काम करते रहेंगे, उससे जुड़ते रहेंगे। वही जतन यहाँ देख रहे हैं, योजनाओं के साथ साथ उनके कार्यक्रमों में शामिल होना। अब देखिए, महू में आप हर बार आप आयोजन करते थे, लेकिन हर बार उसकी भव्यता बढ़ती जा रही। इस बार आप 12 तारीख से आपने तैयारियां शुरू कर देंगे, और आपने 3 बड़े डूम बनाने जा रहे हैं, स्कूलों में ठहरने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, कलेक्टर से लेके तमाम आपका प्रशासन वहाँ पे व्यवस्थाओं में जुट गया अभी से। तो आप देखिए क्यों, क्योंकि ये अब वो आयोजन वैसा नहीं रहा। अब महू तरफ दौड़ लगाने लगे हैं हर वर्ग, हर राजनीतिक दल। आपको देखिए कि वहां जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए। पहले ऐसा नहीं था महू में। तो महू में जो काम किया, जो लगातार पंचतीर्थ की बात की, जो बनाने की जो बीजेपी ने जो कोशिश कर रही है, उस वर्ग को भरोसे में लेकर, भरोसा भी ऐसा कि बरकरार रहे, ताकि मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में आप देखिए, यदि वो राष्ट्रपति बनाते हैं तो यही सोच के बनाते हैं ना, तो वो उस वर्ग को ये बताना चाह रहे हैं कि असली हितैषी हम हैं। कांग्रेस वो कोशिश करती है कि हम भी आपके हितैषी हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोशिश आपको बीजेपी करती दिख रही है, क्योंकि आपको भरोसा जीतना है। क्योंकि वो कांग्रेस के पाले में थे, अब आपको अपने पाले में लाना है, तो उनसे ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ज्यादा आपको उनकी चिंता करना पड़ेगी, ज्यादा योजनाएं उनके लिए लाना पड़ेंगी। तो इस वजह से आप देखिए कि पूरे देश में उस तरह के आयोजन करने की कोशिश की जा रही। यदि मध्य प्रदेश से वो एक तरह से बिहार के वोटर को भी साध रहे हैं, जो प्रभु जी ने कहा है, जो ललित जी भी कह रहे थे कि वो एक वर्ग को साधने के लिए पूरे देश में आयोजन करने जा रहे हैं। अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कोशिश तो उनकी पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें दूसरे राजनीतिक दल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन ललित जी एक और चीज है, अभी तक हम देखते थे कि बीजेपी की पिच पर कांग्रेस से जाती है, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार वो संविधान की किताब दिखा दिखा के बीजेपी को शायद मजबूर कर दिया है। क्योंकि जो प्रस्तावना पाठ की बात हो रही संविधान के, वो आप हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है, लेकिन अगर मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ रहा है, जनता के बीच जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब तो है ही बीजेपी के लिहाज से। जी बिल्कुल, और मैं इसको कांग्रेस की आंशिक सफलता कहूंगा। उन्होंने अभी तक ये होता रहा है चुनाव में, पिछले 3-4 चुनाव से, कि बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और कांग्रेस उस पर जवाब देती है पूरे चुनाव। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी कांग्रेस ने कोई नैरेटिव सेट किया और बीजेपी उसकी सफाई देती थी। उसके बाद भी उनको उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ, जो हमने अभी देखा। कई सारे राज्यों में, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। जो उनकी सबसे बड़ी संभावना थी 60-62 सीटों की लोकसभा में, वो 30-32 पे आ गई, तो वो एक बड़ा नुकसान हुआ। तो उससे बीजेपी को समझ में आ गया एक्चुअली बीजेपी का आप अगर एजेंडा पढ़ेंगे तो वो केवल उत्सव नहीं है। उस एजेंडे में 2 बिंदु ये भी है कि वो जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने कितनी बार बाबा साहब का अपमान किया। बिल्कुल, ये भावनात्मक इश्यू है। और आपको मैं बताऊं कि 76% आबादी गांव में रहती है दलितों के, 24% शहरों में रहती है। तो बीजेपी का जो टारगेट है वो पूरे गांव के लोग, तो गांव के लोग जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उतने अवेयर नहीं होते। तो बीजेपी का उस पूरे जो उनका एजेंडा है, उसमें ये बहुत एक बिंदु है जिसको किसी का सबको लग रहा है कि रामायण पढ़ेंगे या जो भी संविधान की बातें करेंगे उनको अच्छा समझो। एक बिंदु उन्होंने बहुत स्मार्टली उसमें जोड़ा है कि बाबा साहब के अपमान के प्रति कांग्रेस ने कितनी बार अपमान किया, उसके लिए पब्लिक को अवेयर कर। ये एक इमोशनल मुद्दा बीजेपी के चुनाव में 2-4 मुद्दों में एक मुद्दा इमोशन का जरूर होता है। वो आप 89 का राम मंदिर का मुद्दा ले लें या कोई किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए, एक मुद्दा उनका कोई या तो कोई कांग्रेस ही कोई मुद्दा दे देते हैं, कुछ ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर लेते हैं किसी बड़े नेता के खिलाफ, उसको फिर वो पेश करवा लेते हैं, जैसा कि गुजरात चुनाव में हुआ था मणिशंकर अय्यर ने कहा। तो वो जो बिंदु है वो उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी उस पर काम करने वाली है। अपमानित जब आप अपने को अपमानित होते हुए देखते हो, क्योंकि आज भी बाबा साहब जो है वो पिछड़े वर्ग के लिए ईश्वर है। वो उनको कितना अध्ययन किया है कितना नहीं किया ये सब सेकेंडरी है। एक व्यक्ति के तौर पर आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि मृत्यु के 68 साल बाद भी वो प्रासंगिक है बाबा साहब। लगातार प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रभु जी, एक दिक्कत कांग्रेस संग ये भी है ना कि वो कोई एक मुद्दा उठा। जी, मेरा मानना ये है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से अनजाने में सेल्फ गोल भी हो गया थोड़ा, कि उन्होंने बीजेपी को चेता दिया, चौकन्ना कर दी
जी अदरवाइज हर साल होते थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जहां से मैं बात कर रहा हूँ वहां से 22 किलोमीटर है बिल्कुल। बाबा साहब की जन्मस्थली। तो ये हर साल आयोजन होते थे। कोई हमारी माइंडसेट था हमारा कि यार इस बार माउंट रूट पे नहीं जाना, 14 तारीख को भीड़ रही। लेकिन इस बार जो 3 दिन पहले, जैसा ब्रजेश जी ने कहा, प्रभु 3 दिन पहले से कर रहे हैं साहब, तो ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस पूरे इश्यू को कैप्चर कर लेगी, क्योंकि उनके पास नेता है, संगठन है, मुद्दा है, जो कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमजोर है बीजेपी की। लेकिन दिक्कत तो यही ना प्रभु जी, कांग्रेस की, ललित जी ने जो कहा वो आंशिक रूप से कहा, लेकिन संकट ये है ना कि कांग्रेस एक मुद्दा रेज करती है, लेकिन वो उसको मुकाम तक पहुंचाने के पहले छोड़कर दूसरे मुद्दे की तलाश में निकल जाती है। संगठन जो नहीं हमने है। जिक्र किया, जनवरी में वो पहुंचे थे, इसके बाद से अब कोई उस पर बात नहीं कर रहा। हो सकता है 14 तारीख को फिर फोटो आ जाए कि कांग्रेस के नेता भी पहुंचे हैं, कहीं श्रद्धांजलि दी है, या तो संसद में दी हो, मऊ में दी हो, नागपुर में दी हो, कहीं भी दी हो। देखिए मनोज जी, उस एक रैली से कांग्रेस ने वो स्थापित कर दिया जो बीजेपी कांग्रेस की जो है 75 साल की जो है अम्बेडकर के खिलाफ कही गई बातों को भी निकाल कर आ जाए तो भी उतना असर नहीं होगा जितना वो लोगों के दिमाग में घर कर गई है। जी, अम्बेडकर को भगवान बनाना, अम्बेडकर को आज के अम्बेडकर बनाने की जो हम जानते हैं, अम्बेडकर संविधान सभा में अब नहीं थे, फिर कांग्रेस जैसे भी हुआ वो संविधान सभा में आए। वो इतिहास अम्बेडकर को बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बिल्कुल। अम्बेडकर ने पूरा संविधान नहीं बनाया है कि अम्बेडकर ने पूरा संविधान बना दिया। वो अम्बेडकर का काम केवल ड्राफ्टिंग का था। संविधान सभा की 2 साल से ज़्यादा की बैठकें हुई, 2-2.5 हज़ार लोगों ने उसमें चर्चा की, दुनिया भर का संविधान देखा गया। अब उसको कैसे सिलसिलेवार लिखा जाए, उस जो कमेटी थी उसके चेयरमैन अम्बेडकर थे। तो उस अम्बेडकर को जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आप कोई भी किताब देखते हैं तो उसमें जो है लेखक का नाम अलग होता है, उसमें अनुवादक का नाम अलग होता है, उस तरीके से संयोजक का नाम अलग होता है। वो वैसे ही वाली स्थिति मुद्रक थी। प्रकाशक। उस अम्बेडकर को संविधान निर्माता साबित करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अम्बेडकर का यहाँ तक उपयोग किया। वही अम्बेडकर का उपयोग किया जिसके खिलाफ नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन उनको बाद में अम्बेडकर की उपयोगिता समझ में आई तो उनके नाम का उन्होंने इस्तेमाल किया। जो 60-70 साल तक उन्होंने रेखांकित किया हो, उसकी काट करने के लिए आप उनकी गलतियाँ खोजने की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें तो सफलता किसकी है? मुझे लगता है बीजेपी अभी भी बहुत पीछे है कांग्रेस से दलितों को अपनी तरफ करने के मामले में। जैसे ही मामला है ना कि जैसे आप सुदूर आदिवासी अंचल में चले जाइए, वहाँ पर बात कीजिए कांग्रेस, तो वो इनको इंदिरा गांधी याद आती है प्रधानमंत्री के तौर पर। वो नरेंद्र मोदी को भी नहीं जानते होंगे, अभी भी इंदिरा गांधी को ही जानते होंगे। वो कांग्रेस के बाकी प्रधानमंत्री को भी नहीं जानते, बहुत सारे जो पुराने आदिवासी हैं। बिल्कुल उस तरीके का लोगों के दिमाग में बैठी हुई बात है। तो वो बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए। राजनीति अब दोनों दल करते रहते हैं, बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर कहाँ तक होगा, कितना फायदा कितना नुकसान होगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। बिल्कुल, हमने बचपन से हमने ये भी पढ़ा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हो सकता है इसी दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद ललित जी। तो अम्बेडकर मजबूरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि उनके पीछे की जो राजनीतिक विरासत है उसको कोई भी राजनीतिक दल इग्नोर नहीं कर सकता है, दरकिनार नहीं कर सकता है। और ये बात बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, देश के तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं वो भी जानते हैं। इसलिए समय समय पर उनकी विरासत पर कब्जा करने के लिए जब कोई मौका आता है तो कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है, और इस बार भी हम यही होता देख रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।